अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन ने अभी केंद्रीय बैंक में केंद्रीय बैंक की परिभाषा, केंद्रीय बैंक की महत्व और केंद्रीय बैंक के दोषों को पढ़ा। आज अपन केंद्रीय बैंक के मतलब जो व्यापारिक बैंक है जो उसके दोषों को, मतलब जो अभी अपन ने व्यापारिक बैंक के दोष पढ़े थे, अब उन दोषों को दूर करने के उपाय पढ़ेंगे। तो व्यापारिक बैंक, भारतीय व्यापारिक बैंक के दोष निम्नलिखित पैटर्न को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है व्यापारिक बैंक में संतुलित विकास, मतलब जो व्यापारिक बैंक है उसका संतुलित जो है विकास के लिए ऐसी नई शाखाएं और पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाता। जो व्यापारिक बैंक है उसका सबसे पहला सुझाव ये है कि जो व्यापारिक बैंक है उसका पहला सुझाव है कि व्यापारिक बैंक संतुलित विकास के लिए इनकी शाखाओं के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाए। मतलब जो बैंक है वो कहाँ खोले जाए? ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े इलाकों में खोले जाए। फिर यहाँ पूंजी की कमी को दूर करने के लिए बैंक की जमा योजना आकर्षक बनाया जाए। मतलब जो वहाँ पर पूंजी की जमा योजना है उसे दूर करने के लिए बैंक के पास करना चाहिए, आकर्षक योजनाएं बनाना चाहिए। फिर व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए, मतलब जो वहाँ के व्यापारिक बैंकों के लिए, व्यापारिक बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा इन पर लगाए जाने वाले करों को, मतलब इन पे जो कर है उन पर क्या करना चाहिए? छूट दी जानी चाहिए। फिर इसके बाद चौथा है बैंकों के कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु, मतलब जो बैंक के कार्य है उसकी कार्यकुशलता की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वहां पर कैसे कर्मचारी हो, प्रशिक्षित हो और कुशल कर्मचारी हो, जिसकी वहां पर क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। तो ये व्यापारिक बैंक के क्या है? सुझाव है। फिर बेटा व्यापारिक बैंक को प्रोत्साहित करने में, मतलब यहाँ पर पारस्परिक सहयोग की भी क्या होनी चाहिए? जो देश में बैंकिंग संबंधी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर व्यापारिक बैंक में प्रतियोगी के स्थान पर पारस्परिक सहयोग की नीति होनी, मतलब जो वहाँ पर पारस्परिक सहयोग की नीति अपनाई जाना चाहिए। पांचवा, देश में बैंकिंग संबंधी शिक्षा पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। छठवा है व्यापारिक बैंक में प्रतियोगिता के स्थान में पारस्परिक सहयोग, मतलब एक दूसरे के सहयोग से वहां पर नीतियां अपनाई जानी चाहिए। फिर सातवां है रिजर्व बैंक में ऐसे नियम और कानून बनाए जाए, मतलब जो वहां पर ऐसे नियम और कानून बनाए जाए जिससे बैंकों में होने वाले भ्रष्टाचार को क्या किया जा सके? रोका जा सके। फिर है उसके बाद है बेटा वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सर्जन। तो जो वाणिज्य बैंकिंग सुविधा के द्वारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मतलब आप भी जानते हो, बैंक से कोई मतलब सभी बैंक की कार्य प्रणाली से अवगत है। बैंक से मतलब हम सब ये जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के लिए तीन स्रोत पे होती है। तो पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? जो वहां पर नोट जारी करती है। मतलब हमें नोट कहाँ से प्राप्त होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा हमें क्या प्राप्त होते हैं? सिक्के प्राप्त होते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। और वाणिज्य बैंक द्वारा हमें नगद कोषों, मतलब जो नगद कोष होते हैं, कोषों के आधार पर मुद्रा का क्या होता है? सर्जन करना होता है। मतलब जो वहां पे वाणिज्य बैंक द्वारा हमें नगद कोषों के आधार पर मुद्रा का क्या होता है? सर्जन होता है। फिर वाणिज्य बैंक में लोगों को जमा स्वीकार करते हैं, मतलब जो वाणिज्य बैंक है वो क्या करते हैं? लोगों को क्या करते हैं? जमा स्वीकार करते हैं। ये जमा बैंक के लिए दायित्व है। मतलब जो मतलब वाणिज्य बैंक में जो जमा किया जाता है वह क्या है? लोगों का क्या है? दायित्व। जमा करता है, जमाए किसी भी समय निकाल सकता है। मतलब अगर हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो अपन कभी भी इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किंतु वाणिज्य बैंक अपने अनुभव के आधार पर कुल जमा कुछ प्रतिशत भाग
प्लस राशि है, सभी जमा करता है। इनमें जमाओं को मांग नहीं करेंगे। जमा के आधार के रूप में यहाँ पर निवेश परियोजनाओं को भी देता है। बैंक अपने पास रखे गए आवश्यक नगद कोष को भी, मतलब जो उसके पास आवश्यक नगद कोष कहते हैं, जो बैंक के पास नगद कोष जमा होता है उसे आवश्यक कोष भी कहते हैं। आवश्यक कोष मतलब जो आवश्यक होता है, जो आवश्यक नगद, जो नगद कोष होता है, नगद कोष को छोड़कर बैंक रकम को ब्याज अर्जित कर सकती है, परंतु कभी कभी नगद के माध्यम से ऋण नहीं देते, बल्कि वे ऋणी के नाम पर, मतलब अगर आपको बैंक से ऋण लेना हो कभी, तो वह नगद के माध्यम से आपको ऋण नहीं देता बैंक, बल्कि वह ऋणी को नाम से एक खाता खोलते हैं और उस ऋण की राशि को उस पे क्या करते हैं, जमा मत के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इस प्रकार वाणिज्य बैंक जमा के माध्यम से मुद्रा का क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। बैंक ऋण देकर केवल मांग जमाओं के रूप में राशि के बराबर अपनी वित्तीय देयता को क्या करता है, बढ़ाता है। और मांग जमा मतलब जो मांग पूर्ति एक घटक है, मतलब जो देयता को क्या करता है, बढ़ाता है। अतः मांग जमा जो होता है वह क्या होता है, मांग पूर्ति का एक घटक होता है, जिसे नगद कोष के आधार पर मुद्रा पूर्ति सर्जित करते हैं। मतलब मुद्रा पूर्ति सर्जित कैसे करेंगे, तो इसका बेटा ये एक छोटा सा प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति सर्जित कैसे करेंगे, है ना, किसे कहते हैं। जैसे वाणिज्य में जो जमा होते हैं, जो मुद्रा का सर्जन करते हैं, बैंक ऋण देकर मांग जमाओं के रूप में उस राशि को बराबर अपनी वित्तीय देयता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जो अतः जो मांग जमा होते हैं उसे मांग पूर्ति का एक घटक है और इसे नगद कोष के आधार पर मुद्रा पूर्ति को क्या करते हैं, सर्जित करते हैं। इसके बाद वाणिज्य बैंक के कोषों की आवश्यकता। अन्य देशों का यह निर्णय वाणिज्य बैंक के द्वारा ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर लिया जाता है कि निर्धारित किए गए भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित किया जाता है कि जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नगद आरक्षित अनुपात के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो प्रणाली है वो काय के नाम से वो है, प्रसिद्ध है, आरक्षित, नगद आरक्षित अनुपात के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विविध आरक्षित के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसे क्या कहा जाता है, मतलब आरक्षित के रूप में इसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या रखा जाता है, जमा रखा जाता है। उसके बाद है बेटा कि मुद्रा नीति के उपकरण विधियों, इन उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। मतलब जो मौद्रिक नीति के उपकरण विधि है, तो कितनी विधियां हैं इसकी, दो विधि है, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। मौद्रिक नीति में मात्रात्मक उसके भी क्या है, दो विधि हैं। तो पहला है नगद आरक्षित अनुपात। तो सबसे पहला होता है नगद। मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण की निम्नलिखित दो विधियां हैं। तो पहला हो गया बेटा, ये फर्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात। तो नगद आरक्षित अनुपात को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैश रिसीव रेटू, मतलब जो इसको शॉर्ट फॉर्म होगा CCR से अभिप्राय है। वाणिज्य बैंक में कुल जमाओं को प्रतिशत में नगद कोषों के रूप में क्या करते हैं, रिजर्व बैंक के पास अवश्य रखते हैं। और वर्तमान में भारत की नगद, मतलब वर्तमान समय में भारत की नगद आरक्षित भुगतान अनुपात बैंकों की कुल जमाओं का लगभग कितने परसेंट है, 4% है। और इसके साख का प्रकार है, तो मतलब साख मुद्रा का गुणत्व पर आधारित है। इसे व्यक्त करने के लिए आपको K बराबर 1/CCR इक्वल 1/4%, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये साख मुद्रा गुणांक साख की अधिकतम मात्रा को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो
अनुपात। इस तरह मतलब इस तरह संपत्ति मतलब ये क्या है, इस तरह से ये इसका अभिप्राय जो है कैसे है, तरल संपत्तियों से है। इसका अभिप्राय तरल संपत्तियों से है। जो ये दूसरा वैधानिक तरलता का अनुपात, तो इसका अभिप्राय संपत्ति से है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कानूनी आवश्यकताएं और वाणिज्य बैंक द्वारा इसे क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। तरलता संपत्ति में नगद मतलब जो तरलता संपत्ति के अंतर्गत आते हैं उसमें आएगा नगद, स्वर्ण तथा भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। इसमें नगद आरक्षित अनुपात की अपेक्षा इनको निर्देशों पर इसे कुछ हद तक ब्याज कमा सकते हैं। मतलब इससे इनको क्या प्राप्त होता है, मतलब नगद आरक्षित अनुपात की अपेक्षा इनके निर्देशों में इससे क्या प्राप्त होता है, ये ब्याज कमा सकते हैं। और इसे SSLR के द्वारा मतलब जो SSLR है जो क्या होता है उसके द्वारा ये मतलब अर्थव्यवस्था में धन के संसार को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो धन का संचार है, मतलब जो धन का यहाँ पर संचार व्यवस्था है उसको क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। और वर्तमान में इसे इसकी जो वो है रेटू है वो 19.5% है। कितनी है, 19.5%। तो अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, मौद्रिक नीति में सहायक उपकरण के अंतर्गत पहला पढ़ा अपन ने नगद आरक्षित अनुपात, दूसरा है ये वैधानिक अनुपात, फिर है रेपो दर, उसके बाद है रेपो दर। तो रेपो दर क्या होता है, रेपो दर के माध्यम से इसे अपने दैनिक कामकाज के लिए प्राय ऐसी बड़ी रकम की जरूरत होती है। मतलब जो रेपो दर है वो क्या है, बैंक के अपने दैनिक मतलब जो बैंक के अपने दैनिक जो कामकाज डेली के होते हैं, रूटीन के होते हैं, बड़ी रकम की जरूरत होती है जिसकी म्याद केवल 1 दिन से ज्यादा की नहीं होती। मतलब उनको जो पैसे की आवश्यकता है वो 1 दिन से ज्यादा की नहीं होती। इसके लिए बैंक विकल्प अपनाते हैं। मतलब जो बैंक होते हैं वो विकल्प अपनाते हैं कि सबसे ज्यादा केंद्रीय बैंक में रात भर के लिए, मतलब जो केंद्रीय बैंक होता है उसे केवल 1 दिन के लिए उसको क्या देता है, कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो दर कहते हैं। अर्थात बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए ब्याज दर तय करते हैं और उन्हें बढ़ाना होगा। तब ये क्या हो गया आपका रेपो दर। तब छोटा सा प्रश्न आ जाए बेटा, रेपो दर किसे कहते हैं, तो रेपो दर दैनिक मतलब जो बैंक के दैनिक कामकाज है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 दिन की म्याद में जो उनको बैंक द्वारा कर्ज दिया जाता है, एक रात भर के लिए जो कर्ज दिया जाता है और उन्हें उस कर्ज पर उनको क्या देना होता है, ब्याज देना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं, रेपो दर कहा जाता है। उसके बाद है बेटा चौथा है रिवर्स रेपो दर। अभी आपने रेपो दर देखा, अब ये हो गया रिवर्स रेपो दर। नाम से ही स्पष्ट है कि रेपो दर का विपरीत है। मतलब बैंकों के पास दिन भर में जमा के बाद बहुत बार बड़ी रकम शेष बच जाती है। मतलब जो अपन बैंक में पैसा जमा करते हैं दिन भर में जमा के बाद बहुत सी बड़ी रकम शेष बच जाती है, तो बैंक में रकम अपने पास रखने की बजाय दूसरे बैंक के पास रख सकते हैं। तो उससे उनको क्या मिलेगा, जो कॉमन के पास तो रकम आ गई, उस रकम का वो क्या करें, तो वो क्या करते हैं दूसरे बैंक में उसे मतलब बैंक में रख देंगे, जिससे उन्हें क्या प्राप्त होगा, ब्याज मिलेगा, जिससे उन्हें ब्याज मिलेगा। जिस ब्याज को मिलता है उससे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। मतलब ब्याज अपन जो बैंक में अपन पूंजी जमा करते हैं, पैसा मुद्रा जमा करते हैं, उस मतलब वो दिन भर में जमा हो गई, अब वो लेकिन बैंक एक ऐसी संस्था है उसने पूरी रकम को उठा के वो दूसरी लोग बैंक में जमा कर देती है, जिससे उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, उसे
क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। फिर रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में बहुत से ज्यादा नकदी रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी कर देता है, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए अपना धन आरबीआई के पास क्या करता है, आरबीआई के पास रखने के लिए प्रोत्साहित हो सके। और वर्तमान में दर कितनी है, वर्तमान में भारत में 5.75% है, इसकी जो दर है वो 5.7% है। उसके बाद है बेटा खुले बाजार की प्रतिक्रिया। केंद्रीय बैंक खुले बाजार के स्वयं अन्य बैंकों के लिए भी क्या करती है, ये पांचवा हो गया खुले बाजार की प्रतियोगिता। इसको प्रतियोगिता के रूप में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, जिसे क्या कहते हैं, खुले बाजार की प्रतिक्रिया कहते हैं। तो खुले बाजार की प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में स्वयं अन्य प्रतियोगी के रूप में प्रतिभूतियां, जो उसकी प्रतिभूतियां होती हैं, उनका क्रय विक्रय करती है, खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा मुद्रा बाजार के बिलों और प्रतिभूतियों को खुले बाजार की प्रतियोगिता में क्या है, इसको शामिल किया जाता है। इस क्रिया को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की मुद्रा को, बाजार के बिल को, प्रतिभूतियों को मतलब विक्रय खुले बाजार में शामिल है। केंद्रीय व्यापारिक बैंक में जो नगद कोषों में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करता है, व्यापारिक साख का निर्माण करता है और विस्तार की शक्ति को नगद कोषों पर निर्भर करते हैं। तो कोष जितना अधिक होगा, विस्तार भी कैसा होगा, उतना होगा। मतलब व्यापारिक बैंक की शाखा का निर्माण करने पर उसकी विस्तार की शक्ति में सबसे मुख्य कारण है नगद कोष पर क्या करती है, निर्भर करती है। जितना अधिक मतलब उनके पास कोष होगा, उतना अधिक उस पर मतलब क्या होगा, उसका विस्तार भी उतना अधिक होगा। फिर उसके बाद है बेटा उद्देश्य, मतलब जो खुले बाजार है उनका उद्देश्य क्या है। तो खुले बाजार के निम्नलिखित उद्देश्य है। तो पहला है साख की लागत, मतलब जो साख की लागत और उपलब्धियों की मात्रा को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा है ये सरकारी प्रतिभूतियों मूल्यों को स्थिर रखने के लिए है। और तीसरा है बैंक दर नीति के लिए भी ये सफल बनाने के लिए क्या है, सहायक है। तो ये खुले बाजार का उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद है बेटा अभी अपन ने पढ़ा ये मौद्रिक नीति के मतलब जो उपकरण थे वो मात्रात्मक पहला था। अब है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण, मतलब दूसरा इसका जो उपकरण था वो है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण जो निम्नलिखित है। तो पहला है, सबसे पहले आएगा सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकताओं को से अभिप्राय है ऐसे बैंक द्वारा जिसमें ऋण, दिए गए ऋण और जमानत वाली वस्तुओं को वर्तमान मूल्य में अंतर। वर्तमान के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास 90 लाख रुपए हैं तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का मूल्य की अपनी जमीन बैंक में क्या करनी पड़ेगी, ऋण के लिए उसको क्या करना, जमानत के रूप में उसको रखना होगा। इससे स्थिति से सीमांत आवश्यकता मतलब जैसे आपको 10 रुपए है तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है। साख पूर्ति मतलब जो साख होती है उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मतलब जो साख पूर्ति होती है, साख की पूर्ति की आवश्यकता होती है, इसके लिए विपरीत सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। तो पूर्ति का विस्तार करना होता है, मतलब उसकी पूर्ति का विस्तार करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1956 के बाद इस पद्धति का क्या किया, उपयोग किया। मतलब जो मौद्रिक नीति गुणात्मक उपकरण में इसको आवश्यक सीमांत जो नीति है पूर्ति का विस्तार करना होगा और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पद्धति का क्या किया, इसका बाद में उपयोग किया। उसके बाद है बेटा साख की मतलब जो साख की राशि और राशनिंग, साख की राशि और राशनिंग की वह स्थिति है जिसे मतलब इसका पांचवा दूसरा कार्ड है साख की राशनिंग। तो साख की राशनिंग का नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा के लिए
क्या होती है, निश्चित कर दी जाती है। मतलब इसके साथ निर्माण के लिए इसकी निश्चित सीमा निर्धारित होती है। विभिन्न बैंकों द्वारा व्यवसाय के लिए जो व्यवसाय के लिए जो कोटा निर्धारित होता है, मतलब जो कोटे निर्धारित किया जाता है, उसे वाणिज्य बैंक के कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दिया जाता, जो अधिक ऋण नहीं दे सकती। साख राशनिंग में तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से जो सट्टे की क्रियाओं के लिए दिए जाने ऋण पर क्या लगा दे, मतलब जो सट्टे के लिए ऋण दिए जाते थे उस पर रोक लगानी होती है। तो ये साख राशनिंग के अंतर्गत आपको क्या है। फिर उसके बाद है बेटा नैतिक प्रभाव। तब कभी कभी केंद्रीय बैंक के सदस्यों को बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम करने के लिए सहमति दी जाती है। तो इसका ऋणात्मक उसमें नैतिक प्रभाव, कभी कभी केंद्रीय बैंक के सदस्य बैंकों के नैतिक प्रभाव में डालकर उन्हें अपनी दिशा निर्देश के अनुसार काम करने के लिए क्या किया जाता है, सहमत किया जाता है। और केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को अपने निवेश का पालन करने के लिए मानता है, लेकिन यदि मानने में असफल हो जाता है तो वह देश के शीर्ष बैंकों के रूप में आवश्यक दबाव का प्रयोग करता है। मतलब जो नैतिक मूल्य, वहाँ पे नैतिक प्रभाव को मानने में दबाव डालने का मिश्रण पाया जाता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को अपने निवेश पत्रों का पालन, मतलब जो केंद्रीय बैंक होता है वह अपने निवेश पत्रों का पालन करने के लिए उन्हें मनाता है, और वह मानने के लिए क्या अगर असफल हो जाता है तो देश के शीर्ष बैंक के रूप में आवश्यक का प्रयोग करते हैं। आज आपने व्यापारिक बैंक के क्या पढ़े, व्यापारिक बैंक के सुझाव पढ़े, और उसके बाद आपने वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा का सर्जन कैसे किया जाता है वो पढ़ा। फिर मौद्रिक नीति के उपकरण और विधि पढ़ी। तो मौद्रिक नीति की उपकरण और विधि कितनी है, 2 विधि है। कौन कौन सी, मतलब अगर प्रश्न में पूछा जाए मौद्रिक नीति के उपकरण या विधि कितनी है, तो 2 विधि है बेटा, मात्रात्मक और गुणात्मक। फिर जो मौद्रिक नीति की में मात्रात्मक विधि में होता है वो नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता का अनुपात, फिर रेपो दर, फिर रिवर्स दर, फिर खुले बाजार की क्रिया। उसके बाद मौद्रिक नीति ऋणात्मक में होगा सीमांत उपकरण, है ना, तरलता, फिर राशनिंग, फिर इसके बाद नैतिक प्रभाव। ये छोटे छोटे प्रश्न बेटा, तो आपको याद करना इसमें कि व्यापारिक बैंक को मतलब दोषों को दूर करने के सुझाव याद करें, है ना। उसके बाद मौद्रिक नीति उपकरण की कितनी विधि हैं, मतलब रेपो दर किसे कहते हैं, फिर रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे 2 नंबर के प्रश्न हैं बेटा, आप इनको याद करेंगे और कॉपी पे करेंगे। धन्यवाद बच्चों।